जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं, जिनकी संख्या 50 है। और अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, यहाँ पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप क्लास में बने रहिएगा। और पहले तो देखिए, ये वो मेरे सभी भाई बहन हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आशीष कुमार कह रहे हैं पीडीएफ, तो पीडीएफ भैया आपको लिंक जो है पीडीएफ का वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलती रहेंगी, जो कि एकदम बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे देखो, ये पूजा दीदी कह रही हैं सर पीडीएफ चाहिए, तो ठीक है दीदी, मैंने आपको रिप्लाई में शेयर कर दिया है टेलीग्राम का लिंक, आप जाके शेयर कर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखो, ये भैया भी कह रहे हैं पीडीएफ, तो सभी को पीडीएफ मैं कर चुका हूँ। आशीष कह रहे हैं थैंक्स भैया, तो आपका स्वागत है भाई। और चलते हैं अपने क्लास में प्रश्नों की तरफ। उससे पहले ये वो मेरे सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं, तो इन सभी को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हर्षित ठाकुर कह रहे हैं जय हिंद भैया, तो जय हिंद सभी दोस्तों को। और चलते हैं अपने क्लास में। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, वियतनाम के अगले राष्ट्रपति पद पर किसे नामित किया गया है। वियतनाम के अगले राष्ट्रपति पद पर किसे नामित किया गया है। तो ये देखो, करंट के क्वेश्चन जो होते हैं ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो याद रखना वो हैं टो लैम, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ से पहले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। देखो, रेलवे के पेपर में रेलवे से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको क्लास के अंदर वो भी मिलेंगे, क्योंकि देखो हम लोग ना मिक्स वेज जो होता है ना, जिसमें सारे वेज इकट्ठे बनाए जाते हैं, तो वैसे ही अपना इस क्लास का भी हिसाब है। यहाँ पे हर टॉपिक से आपको टोटल 50 क्वेश्चनों में से जितने भी हो सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, तो यहाँ पे आप इस प्रश्न का सही जवाब क्या करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही है वो हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाएगा। एक आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली और रेलगाड़ी कौन सी है, तो वो आपकी विवेक एक्सप्रेस है, जो कि मैंने आपको उस दिन बताया था। याद रखना, ये काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो ये देखो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कुछ दोस्त कहते हैं कमेंट बॉक्स में, बोलते हैं मुझे कि भैया ये जो आप करा रहे हैं ये आएगा क्या। देखो भाई, जीके जीएस जो आपका आया समुद्र है यार, ठीक है। अब कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता होना इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे दिया भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा चार्ल्स विलिकिंस, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कब किया गया था। तो याद रखना 1785 में करा था। कब करा था, 1785 में, संस्कृत से अंग्रेजी में। तो याद रहेगा ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। तो आप बताइएगा यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा। और ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, और इसका याद रखना ये नागालैंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो नागालैंड आप जरूर याद रखेंगे, और हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे बोला है कि पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति झुक कर क्यों चलता है। जब पहाड़ पे व्यक्ति चढ़ता है तो झुक कर क्यों चलता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो यहाँ पे आप सही जवाब क्या लगाएंगे। तो कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन है ना, ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। किस में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। और ये कांस्टेबल और एसआई दोनों की तैयारी जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं उनको पता होना जरूरी है। कब हुआ था दोस्त, तो ये आप याद रखेंगे, 1907 में हुआ था। 1907, देखो मैं यहाँ पे 1707 लिखने वाला था, माफ़ी चाहते हैं, 1907 हो जाएगा सही जवाब। अगर आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना वो थे रास बिहारी घोष जी। रास बिहारी घोष आप याद रखेंगे।
और देखो ये नोट कर लिया करो। और बाद में कि पीडीएफ के लिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं यार। और देखो उसके लिए आप टेलीग्राम लिंक को मैं शेयर कर दूंगा, आप उसे क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और आपके फ़ोन में टेलीग्राम होना ज़रूरी है, तभी आप ज्वाइन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो फ़ोन में अगर ना है तो आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ से टेलीग्राम डाउनलोड कर लो और फिर ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपको डेली जो क्लास जैसे ये हो रही है, हो सकता है कि इसकी पीडीएफ आपको कल तक मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, और इनको एक बार रिवीजन कर लेना जब आपको पीडीएफ मिल जाए। देखो यहाँ पे दिया गया है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो हमारा यहाँ पे जवाब सी सही हो गया था। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी। देखो ये आपके करंट के क्वेश्चन हैं, और इस टाइप के क्वेश्चनों को आप देखो, एक बार मैं इसको बता चुका हूँ और आज दोबारा इसीलिए बता रहा हूँ कि आप इसे अगर नहीं याद है तो याद होना चाहिए। ज्योति रात्रे, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। और इन्होंने देखो कब करा है, आपको ये भी पता होना चाहिए ना, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो 19 मई को करा है। कब करा है, 19 मई को करा है, ये भी याद रखना। और इनकी उम्र कितनी है, हो सकता है कि ये भी पूछ लिया जाए, तो वो भी याद रखना, 55 वर्ष। कितनी, 55 वर्ष। इसको याद कैसे करोगे पता है, आपके पड़ोस में कोई दादी ऐसी हो जिनकी उम्र 55 वर्ष हो, कोई आंटी ऐसी हो, तो उनके नाम से याद रखना कि इन्होंने एवरेस्ट फतेह कर दिया। इनका नाम ज्योति रात्रे है। क्या नाम है, ज्योति रात्रे। आज से नामकरण कर दो दादी जी का, जैसे कि मेरी दादी का नाम जिया है, जिया, तो वैसे अपनी दादी का भी कर दो। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि मेरी कहानी के लेखक कौन है। देखो अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हाथ जोड़ के, लेकिन मैं सिर्फ याद कराने के लिए आपको इस तरीके से कहता हूँ। देखो यहाँ पे दिया गया है मेरी कहानी के लेखक कौन है, मेरी कहानी के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही जवाब लगा दिया होगा, जवाहरलाल नेहरू जी। क्या, जवाहरलाल नेहरू जी। और इनकी देखो एक और है, कौन सी है, याद है क्या आपको, याद है भैया, कौन सी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। याद रहेगी ना। हो सकता है कि पेपर के अंदर पूछ लिया जाए, हो सकता है इंडिया डिवाइडेड पूछ लिया जाए। तो इंडिया डिवाइडेड जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है, इंडिया डिवाइडेड, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एनी बेसेंट जी दिया है, तो इनकी भी एक है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ है, तो कॉमनवेल्थ भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कॉमनवेल्थ जो है वो भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय रेलवे के मुख्य कार्यालय कहाँ है, भारतीय रेलवे के मुख्य कार्यालय कहाँ है। तो देखो ज़्यादातर मैं आपको बताऊं, जो भी गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार के वो हैं विभाग, उनके जो कार्यालय हैं वो ज़्यादातर दिल्ली में हैं। लेकिन आप यहाँ पे रेलवे का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि नई दिल्ली में है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। प्रजातंत्र की जो स्थापना है वो इनमें से बताना है कि सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, भारत, श्रीलंका या अमेरिका। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है, वैसे इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी, अमेरिका में हुई थी। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है। कौन है, चीन है। तो आप ये याद रखेंगे, ऑप्शन बी। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। देखो ये इस प्रकार के दोस्त, क्या आपको नहीं लगता कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे दोस्त। तो आप याद रखना, मानसरोवर झील के पास। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछूंगा मैं कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान कहाँ है, तो वो भी प्रश्न यही होगा, ठीक है। इसका जवाब यही होगा कि ब्रह्मपुत्र का भी स्थान मानसरोवर झील के पास है, वहीं से उद्गम होता है। अब यहाँ पे हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनका जो एंडिंग है वो कहाँ होती है। तो देखो जो सिंधु है ना वो अरब सागर में गिरती है, जो सिंधु है वो अरब सागर में गिरती है। और इसकी जो लंबाई है ना वो पता कितनी है, वो है 1880 किलोमीटर। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन नहीं, इसकी जो है मैं सही बता रहा हूँ, 2880 किलोमीटर होगी, ठीक है, 2880 किलोमीटर। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र है इसकी लंबाई तो रटी पड़ी है, कितनी है, 2929 किलोमीटर। और ये कहाँ पर गिरती है, तो ये गंगा के साथ में जाती है। आपको पता होगा सुंदरबन का डेल्टा भी बनाती है, पता है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने याद कर रखा है। तो जब गंगा बंगाल की खाड़ी, तो ये भी बंगाल की खाड़ी, तो ये देखो बंगाल की खाड़ी में ख़त्म होती है। और ये कहाँ पर होती है, ये कहाँ पर होती है, सिंधु, अभी मैंने क्या बताया था, अरब सागर।
याद रहेगा ना, तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और गंगा जो है वो तो सबसे लंबी है, वो भारत की नदी है, 2525 किलोमीटर। देखो यहाँ पे दिया है कि विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है। देखो ये भी अभी जल्दी में शायद की गई है, और ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले जो था वो आटाकामा था, आटाकामा। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये चिली में हुई है। कहाँ हुई है? चिली में हुई है। तो ऑप्शन बी याद रखना, सबसे ऊँची खगोलीय वेधशाला है कहाँ पर? चिली में है। तो ये आप देखो याद रखना। और इसकी जो हाइट है ना वो 18,500 फीट है। कितनी है? 18,500 फीट है। तो ये भी देखो याद रखना, ठीक है। 500 फीट, 18,500 फीट है। और इससे पहले जो थी वो 16,570 थी, अटाकामा में। हाँ ठीक है। तो चलते हैं फिर, ये देखो याद रखना। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि सिडनी किस नदी के किनारे बसा है। अक्सर क्या होता है ना, सिडनी हमसे पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, और ऑप्शन में जैसे हम सिडनी को देखते हैं ना, तुरंत टिक लगा देते हैं, लेकिन बाद में याद आता है कि यार कैनबरा थी, है ना। तो याद रखना कि सिडनी जो है ये तो ऑस्ट्रेलिया में है। इससे ये कन्फर्म हो गया हमें। आप देखो इसको याद करने का तरीका भी यही है कि अब अगर नहीं पता है तो याद रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया सिडनी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अब सिडनी जो है वो किस नदी के किनारे बसा है, तो यहाँ पे आप अब क्या बताएंगे इसका सही जवाब। तो एक दिन मैंने और आपको बताया था डार्लिंग नदी। कौन सी? ऑप्शन ए डार्लिंग नदी। एवन नदी जो है, इससे आप क्या याद रखते हैं बताओ। एवन नदी जो है ना, इसके किनारे ब्रिस्टल है। राजा राम मोहन राय की शायद समाधि स्थल है ना वहाँ पे ब्रिस्टल में। तो ब्रिस्टल जो है वो कहाँ पर है? तो वो एवन नदी के किनारे है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और ब्रिस्टल कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। तो ये भी देखो याद रखना, ठीक है। आपको अब याद रहेगा। और देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि जो सिंधु है ना, सिंधु, इसके किनारे जो नगर आपसे शहर पूछा जाएगा वो है कराची। क्या है? कराची। और ये देखो कहाँ पर? ये पाकिस्तान में पड़ता है। कराची जो है कहाँ पर पड़ता है? तो कराची पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये भी याद रखना। और देखो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा बताने के चक्कर में क्या हो जाता है कि हम जो पहले का हमें याद होता है वो भी हम भूल जाते हैं। ऐसा होता है, देखो मैं पढ़ता हूँ ना ऑनलाइन, तो मेरे साथ भी ये समस्या है कि मुझे अगर ज़्यादा बता दो मैं भूल जाऊँगा। तो यहाँ पे दिया है श्रीलंका की राजधानी क्या है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो यहाँ पे देखो इस प्रश्न का दोस्त जवाब गलत मत करना, और ये RRB में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि श्रीलंका की राजधानी क्या है। तो याद रखना कोलंबो है। क्या है? कोलंबो है। और देखो माले जो है ये किसकी राजधानी है बताओ। माले जो है ये किसकी राजधानी है? तो ये मालदीव की राजधानी है। किसकी है दोस्त? मालदीव की राजधानी है। तो ये भी देखो याद रखना, ठीक है। मालदीव की राजधानी माले है। और बैंकॉक जो है ये किसकी राजधानी है? ये भी ज़्यादातर पूछी जाती है। तो ये याद रखना थाईलैंड, ठीक है। किसकी है? थाईलैंड की राजधानी है। याद रहेगा ना। आप देखो यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि तुर्की की राजधानी बताओ। तुर्की, अंकारा याद रखना, ठीक है। और ऑस्ट्रिया की वियना याद रखना। ऑस्ट्रिया की वियना याद रखना। देखो इस तरीके से आपको राजधानियाँ याद रखनी है, कोई भी पूछी जा सकती है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कब स्थापित किया गया था। तो दोस्त इसका आप फटाफट जवाब बताइएगा कि इसका आपका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा। तो याद रखना ये 26 जनवरी 1950 में स्थापित किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 में स्थापित किया गया था। और देखो यहाँ पे आपको बता दूं कि इसका जो जिक्र है ना वो भाग 5 में मिलता है। देखो नोट कर लो दोस्त, क्या करना है नोट कर लो। देखो मैं सही से फ़ोन को रख लूँ ताकि यहाँ पे मैं सही से लिख पाऊँ। देखो भाग 5 में इसका जिक्र मिलता है। और अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, तो आप क्या बताएंगे? 124 से 147। क्या बताएंगे? 124 से 147। याद रहेगा ना आपको, 124 से 147 तक। और इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे प्रथम, वो कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे हीरालाल जी कानिया। कौन थे? हीरालाल जी कानिया। और अभी वर्तमान में कौन है? देखो वर्तमान में कौन है आपको पता होना चाहिए ना। तो वर्तमान में जो हैं वो धनंजय भाई चंद्रचूड़ जी हैं। तो वो धनंजय भाई चंद्रचूड़ जी हैं। तो ये भी देखो याद रखना, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं यार। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। ये 17 नंबर आ गया। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकूंगा, जैसे कि हर क्लास में रुकता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि हो सकता है माँ सरस्वती विराजमान हो मेरी जबान पे, और जो भी दोस्त मेरे भाई बहन की कानों में मेरी आवाज़ जारी है उन सभी को इस बार 100% वर्दी मिल जाएगी। और आप भी अपने भाई को यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, एक बार लाइक वाला
बटन दबा दीजिएगा और साथ में क्या करना है, देखो थंब बटन को दबा देना लाइक वाला, जिससे कि मैं यार मोटिवेट हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग पसंद करते हो, तभी मेरे अंदर ऐसा लगता है कि मैं दोपहर के 12 बजे अगर खेत से आता हूँ ना मक्का काट के दोस्त, फिर भी मैं क्लास के लिए खुद भी पढ़ता हूँ, क्यों मुझे पता है कि इससे मेरा एक शेड्यूल बना हुआ है कि 50 क्वेश्चन मुझे याद करने हैं रोज़, ठीक है। तो ये भी हो जाता है और दूसरा ये भी है कि मैं आप लोगों के लिए भी और अपने लिए भी मेहनत करता हूँ। और देखो एक बार क्या करोगे यार, सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको रोज़ 50 क्वेश्चन और प्लस 50 क्वेश्चनों की PDF मिलती रहेगी। और साथ में थोड़ा सा अगर हो सके तो इस भाई पे एहसान कर देना कि क्लास को यार शेयर कर देना। ये मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने देख रहा हूँ कि बहुत कम यार दोस्त शेयर करते हैं मेरे। तो कोई बात नहीं है दोस्त, और चलते हैं अपने प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। 2011 की जनगणना से भी क्वेश्चन आते हैं, और जनगणना जो है हर 10 वर्ष के बाद होती है। तो 11 में हुई थी, 21 में होना चाहिए था, नहीं हुई क्योंकि कोविड था। तो ये आपको समझ आ गया। अब चलते हैं अपने प्रश्न पे। तो याद रखना, जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी ना, वो थी 74%, मतलब कि 74%। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर देखो SI वालों के लिए पेपर टफ करेगा, तो इसमें पूछ सकता है कि पुरुष की क्या साक्षरता दर थी, पुरुष की। तो याद रखना 82.14% थी। ये थी मेल की, और फीमेल की आपकी ये रही, फीमेल की ये रही। और सबसे ज़्यादा केरल की थी, सबसे ज़्यादा केरल की थी, कितनी थी, तो वो थी 94%। कितनी थी दोस्त, 94% थी, याद रहेगा ना। और सबसे कम जो थी वो बिहार की थी, कितनी थी, तो बिहार की थी 63.82। बिहार की कितनी थी दोस्त, देखो बिहार की मैं इधर लिख देता हूँ, बिहार की कितनी थी, तो बिहार की थी 63 ही याद रखना, या फिर 82 भी याद रखना, ठीक है। अगर रिजेक्ट देगा तो 82 दे सकता है, नहीं तो 63 ही देगा ऑप्शन में। तो इतना आप याद रखेंगे। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है, कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है। अब यहाँ पे कई दोस्त अपना चालान कटवाएंगे गलत जवाब देके, लेकिन मैं आपको बता दूँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपने सही जवाब लगाया होगा इंदिरा गांधी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। और देखो ये इंदिरा गांधी जो है ना, जो इंदिरा गांधी नहर है, ये राजस्थान नहर से भी जानी जाती है, इसको राजस्थान नहर से भी जानते हैं, ये भी आप याद रखेंगे ना। और इसकी जो लंबाई है ना वो 649 किलोमीटर है, कितनी, 649 किलोमीटर है, ये भी आप याद रखोगे ना। और देखो यहाँ पे जो गंगा है, ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, न कि नहर। इसकी जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। तो ये भी देखो याद रखना, 25 कितना आसान है। और देखो गोविंद सागर जो है ना, ये प्रश्न में पूछा जाता है कि भारत की कौन सी कृत्रिम झील है जो मानव द्वारा निर्मित की गई, तो ये आपकी गोविंद सागर हो जाएगी। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि रूस के राष्ट्रपति पद पर 6 वर्ष के लिए नए कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली। रूस के राष्ट्रपति पद पर 6 वर्ष के लिए नए कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली। तो अभी मैंने आपको प्रश्न कराया भी था, और वो मैंने वियतनाम का कराया था। वियतनाम के जो अगले राष्ट्रपति पद बनेंगे वो टो लैम थे। और यहाँ पे देखो ये आपके व्लादिमीर पुतिन जी हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो मुझे ना इनका जो एटीट्यूड है ना वो बहुत अच्छा लगता है। इस चीज़ को मैं कहूँगा, देखो जिसमें जो अच्छा लगता है वो मैं कहता हूँ। तो मुझे ना इनका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि भाप इंजन का आविष्कार कब हुआ था। मैं यहाँ पे भाप का आविष्कार देख रहा था, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे भाप इंजन का आविष्कार पूछा गया है। तो भाप इंजन का जो आविष्कार है ना वो हुआ था 1712 में। कब हुआ था दोस्त, 1712 में। और देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ 1772 भी लिखा हुआ है, इससे ही याद रखना कि इसमें ना जो कलेक्टर का पद, DM का पद है ना वो बना था 1772 में। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। देखो इस टाइप के यार, अब आप बताओ कि ये प्रश्न क्या वाकई में आपसे नहीं पूछे जाएंगे दोस्त, पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे बताओ भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो पिता हैं वो कौन थे। तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय जी। तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय जी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन इनसे याद रखना, इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। क्या, ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मैं देखो आपको रिप्लाई भी देता हूँ। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ भी बताते हैं तो मैं आपको रिप्लाई भी देता हूँ। और कहते हैं देखो, ना थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है,
मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। तो दोस्त कंटिन्यू मेहनत करते रहना है कि करत करत अभ्यास के जरमत होत सुधार और रस्सी आवत जावत से सिलपट पर निशान। तो कहने का मतलब है कि जब कुएं में रस्सी बराबर पानी लेने के लिए बाल्टी से ऊपर नीचे जाती रहती है, वहाँ पे देखा होगा ये किनारी ना घिस जाती है ईंट की या पत्थर जो भी होता है। तो देखो एक रस्सी पत्थर को घिस देती है, एक बूंद अगर किसी पत्थर पे गिराई जाए तो छेद कर देती है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक साथ में पहाड़ मत तोड़ो, क्या करो, रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखो। अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखोगे आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दिया गया है कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो याद रखना गदाधर चट्टोपाध्याय, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पूना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था? पूना समझौता, जिसे शायद पूना पैक्ट भी बोलते हैं ना, ये पूना समझौता जो है इसे पूना पैक्ट भी बोलते हैं। और ये किन के बीच में हुआ था? तो याद रखना ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना जय भीम जय भारत, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस प्रश्न का जवाब तो हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब हुआ था। ये भाई जो पूना समझौता है ये कब हुआ था? तो आप क्या बताओगे? तो याद रखना 14 सितंबर 1932। 14 सितंबर 1932 याद रहेगा ना आपको। देखो BR अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी, 14 सितंबर 1932 याद रहेगा ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है पुलिस शासकों ने किसको तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, मुस्लिम शासकों में किसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? मुस्लिम शासकों में किसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? अब यहाँ पे आप इसका सही जवाब क्या लगाएंगे? तो याद रखना वो था अकबर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो ऑप्शन ए आपको याद रहेगा ना। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है भारत का सबसे प्राचीन स्मारक कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन स्मारक कौन सा है? तो ये देखो गुफाएं थी ना, किस धर्म की थी वो भी पता होना चाहिए। पहले तो प्रश्न का हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न का पहले करेंगे जवाब, जो कि सही जवाब हो जाएगा अजंता। क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा अजंता। ये जो अजंता की गुफाएं हैं ना, ये औरंगाबाद में पड़ती हैं। औरंगाबाद, और औरंगाबाद कहाँ है? तो ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो देखो पेन नहीं है इसलिए मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। महाराष्ट्र में पड़ती हैं। तो ये भी देखो याद रखना आप। और ये बौद्ध धर्म की स्मारक थे, यहाँ पे बौद्ध धर्म के स्मारक थे। तो ये भी देखो आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किस वर्ष में हुई थी? तो देखो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921 में हुई थी। किसने करी थी भाई? 1921 में हुई थी। और किसने करी थी? तो याद रखना दयाराम साहनी जी ने करी थी। किसने? दयाराम साहनी जी ने की थी। ये आपको याद रहेगा ना, नोट कर लो। देखो और मैं आपको बताऊँ, ये ना आपका ये सिंध में स्थित है। कहाँ पर? सिंध, मतलब जिसे बोल सकते हो आप पाकिस्तान। कहाँ पर? पाकिस्तान। और ये रावी नदी के किनारे। कहाँ पर? रावी नदी के किनारे। तो ये आपको याद रहेगा ना। अब देखो मोहनजोदाड़ो से भी याद रखना। मोहनजोदाड़ो की जो खोज है वो 1922 में हुई थी। अब यहाँ पे आप यही सोच रहे थे कि भैया ने 1921 बता दिया, 1922 होना चाहिए था। मोहनजोदाड़ो की जो खोज है 1922 में हुई थी। और ये RD बनर्जी ने करी थी। किसने? RD बनर्जी ने। तो ये भी देखो याद रखना, RD बनर्जी और दयाराम साहनी दोनों याद रहेंगे ना, 21 और 22। ये आपका हड़प्पा जो है वो रावी नदी, और ये मोहनजोदाड़ो जो है ये आपका ये कहाँ पर पड़ता है बताओ? ये कहाँ पर पड़ता है? ये भी आपका कहाँ है? पाकिस्तान में। बताइए कमेंट बॉक्स में कहाँ पर पड़ता है आपका मोहनजोदाड़ो, और मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? और मुझे उम्मीद है कि आप सही जवाब करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ये देखो आपका करंट का क्वेश्चन है, ऐसे समझिएगा, क्योंकि ये आपसे तभी पूछा जाएगा, लगभग ये तभी होगा जब आपका पेपर हो। पेपर से खैर थोड़ा बाद में होगा, पेपर अगस्त सितंबर में हो जाएगा। अब यहाँ पे इस प्रश्न का जो जवाब है आपका वो हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और ये पता आपको 3 से 20 अक्टूबर तक होगा। ये 3 से 20 अक्टूबर तक होगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। और पेपर आपका यार अगस्त से सितंबर तक पक्का हो जाएगा, मुझे ये विश्वास है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? क्या आपको पता है? तो हाँ भैया हमें पता है। जिनका जन्म कहाँ हुआ था?
महू में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। संविधान के निर्माता माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्नों को नोट जरूर कर रहे होंगे। देखो यहाँ पे दिया गया 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये प्रश्न देखो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 1857 की क्रांति से प्रश्न आएंगे। और आप लोग जब कहते हो ना भैया, मैंने कई दोस्तों को देखा है जो इस टाइप से कहते हैं कि ये प्रश्न नहीं आएंगे जो आप करा रहे हैं, तो भैया जी मैं आपको बता दूं, जी के समुद्र है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। और ये तो फिक्स टॉपिक है, विटामिन आपके और 2011 की जनगणना, और ये जैसे कि यहाँ पे आपकी क्रांति, ये आपके जरूर पूछे जाएंगे। कहाँ में हुई थी? मेरठ में हुई थी। मंगल पांडे जी सबसे पहले बलिदान होने वाले थे, चर्बी युक्त कारतूसों की वजह से हुई थी। और सैनिकों का विद्रोह था। 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में कौन? मंगल पांडे जी थे। तो इस टाइप से आपको सभी प्रश्न याद रखने हैं। और देखो यहाँ पे जो इस प्रश्न का जवाब है वो लॉर्ड पामस्टन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो लॉर्ड वर्ड नहीं लगाते हैं, सीधे पामस्टन की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है क्या, कि जब भारत को आज़ादी मिली थी ना, जब भारत को आज़ादी मिली थी, आज़ादी के समय कौन था बताओ? तो आप याद रखना कहाँ के? इंग्लैंड के पीएम। आज़ादी के समय इंग्लैंड के पीएम। और ये देखो आरआरबी में पूछा गया था, इसीलिए मैंने देखो आपसे पूछा है कि आज़ादी के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे। तो याद रखना क्लाइमेट इटली, चूँकि यहाँ पे इटली दे रखा है। ये आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधान वो क्या कहते हैं, इंग्लैंड का पीएम था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको बताऊं कि जब कांग्रेस का गठन हुआ था ना, जब कांग्रेस का गठन हुआ था उस टाइम कौन था? तो उस टाइम लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। ये कांग्रेस के गठन के समय वायसराय था, ठीक है। ये आप याद रखना भारत का। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? सबसे लंबी दूरी विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबी ट्रेन, अब आपको देखो आज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो करवा रहा हूँ, ठीक है। और माफ़ी चाहता हूँ, आप बुरा मत मानना। तो यहाँ पे आपका जो सही है वो हो जाएगा सुपर वासुकी। क्या हो जाएगा? सुपर वासुकी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें कितने डब्बे हैं, तो आप क्या अंदाज़ा लगाओ कितने हो सकते हैं? 6 तो इंजन लगते हैं, 6 इंजन। अब आप अंदाज़ा लगाओ डिब्बे कितने हो सकते हैं। तो याद रखना 295। कितने? 295। तो ये आपको याद रहेगा ना। ये आपको जान के हैरानगी होगी कि ये स्टार्ट कब हुआ था। तो ये 75वीं स्वतंत्रता दिवस पर। कब? 75वीं स्वतंत्रता दिवस पर। अब ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है ना। और सबसे दूरी जो जाती है वो आपकी विवेक एक्सप्रेस है, याद रहेगा। सबसे तेज़ जो चलती है वो आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस, सभी को पता है। और सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली आपकी विवेक एक्सप्रेस। और सुपर वासुकी 295 डब्बे। 75वें स्वतंत्रता दिवस मतलब कि 15 अगस्त को ये स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे चलते हैं अपने प्रश्न पे, अगले प्रश्न पे, और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना वो था कैनिंग। कौन था? कैनिंग, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। और बंगाल विभाजन के टाइम कौन था? तो बंगाल विभाजन के टाइम था लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन। तो याद रखना ये बंगाल, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बंगाल विभाजन के टाइम जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। और बंगाल विभाजन हुआ कब था ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905। जब मैं पूछता हूँ ना प्रश्न, तब आप अपने मन में बोला करो, जैसे कि आप मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि अब आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे कभी भी प्रश्न पूछ सकता हूँ। यहाँ पे आपको बताना है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की। अब ये इनमें से आप जवाब करिएगा। अगर कर दिया आपने तो ठीक है, और नहीं किया है तो आप नोट करिएगा कि 1905 में ही किया था। बंगाल विभाजन भी आपका 1905, और जो भारतीय सेवक मंडल की जो स्थापना है गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा, वो भी आपकी 1905 में। और ये कहाँ पर हुई थी? देखो नोट करते हुए चलना है दोस्त। तो ये पुणे में हुई थी। कहाँ हुई थी? पुणे। पुणे कहाँ पड़ता है पता है आपको? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये भी देखो याद रखना दोस्त। और देखो यहाँ पे 1915 दे रखा है, तो मुझे यहाँ से याद आया 9 जनवरी 1915 ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। याद रहेगा ना आपको। और देखो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना। और देखो यहाँ पे दिया गया है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे?
तो यहाँ पे याद रखना दोस्त, वो आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कैगा, कर्नाटक। देखो कहाँ से याद रखना है, कैगा और कर्नाटक। तो कैगा परमाणु संयंत्र जो है वो कर्नाटक में है, और ये देखो काली नदी के किनारे है, ये भी याद रखना है, ये काली नदी के तट पर है। तो काली नदी के किनारे है, ये भी आप याद रखना। और ये शायद भारत का तीसरा सबसे बड़ा है, ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। काराकोरम दर्रा किस क्षेत्र में स्थित है? देखो दर्राएं आपसे पूछे जाएंगे यार, दर्राएं आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे काराकोरम दर्रा बताना है। तो आपने क्या इसका जवाब करा है? ये वैसे तो मैं आपको बताऊं, अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो ये लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पर? लद्दाख में पड़ता है। लेकिन प्रश्न में जब जम्मू कश्मीर दिया है तो हम ऑप्शन सी लगाएंगे, जम्मू कश्मीर, जो कि हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसकी जो ऊंचाई है ना, इसकी काराकोरम दर्रे की जो ऊंचाई है वो याद रखना 5624 मीटर है। कितनी? 5624 मीटर है। और आपको पता है मैं दोबारा क्यों रिपीट करता हूँ हर क्वेश्चन को, हर आंसर को, ताकि ये मुझे याद हो जाए, अगर नहीं है तो हो जाए। और देखो आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में और भी दर्रे हैं, और भी दर्रे हैं। और देखो मैं इधर तो लिखा हुआ है, इधर लिखता हूँ, ठीक है। देखो और भी आपके हैं, जैसे कि एक तो आपका जोजिला है, ठीक है, याद रहेगा ना आपको। पीर पंजाल है, याद रहेगा ना आपको। बनिहाल है, तो ये भी याद रखना है आपको। बोरजिला है, तो बोरजिला जो है ये भी आपको याद रखना है। ये सब कहाँ है? ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में। अब याद रहेगा ना। अब देखो यहाँ पे उत्तराखंड दे रखा है, तो उत्तराखंड से भी आपको बता देते हैं। नीति दर्रा पूछा जाता है ज़्यादातर, आपका नीति दर्रा पूछा जाता है, याद रहेगा ना आपको। और देखो सिक्किम से आपका नाथुला, ये तो सभी को रटा पड़ा होगा, नाथुला जो है वो सिक्किम का। और ये आप जोजिला और पीर पंजाल और आपका बनिहाल और बुरजिला दर्रा जो हैं, ये आप जम्मू कश्मीर में याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आप जवाब करिएगा कि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ना, वो दोस्त आप याद रखना, वो आपकी हो जाएंगी राजस्थान, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये आप याद रखोगे ना, कहाँ पर दोस्त? राजस्थान में। तो फिर चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे 17 दूनी 34 पे रुकना था, याद नहीं रहा मुझे, 36 पे रुक लेते हैं 1 मिनट के लिए, क्योंकि थोड़ा यार मुझे भी रेस्ट मिल जाता। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर दोस्त वाकई में आपने तैयारी कर रहे हो, आप वाकई में तैयारी कर रहे हो ना, तो एक बार लिख जरूर लेना, प्रश्नों को नोट करना। और देखो जब नोट करते हैं ना तो क्या होता है, सुन तो कोई भी सकता है, हम बिना दिमाग का प्रयोग किए किसी की भी बात को सुनते रहेंगे, लेकिन वो सेव नहीं होता है। सेव कब होता है? जब हम अपनी बॉडी को एक्शन में लाते हैं। जैसे कि जब हमें लगेगा कि यहाँ पे हमें लिखना है प्रश्न कि किस राज्य में 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो अर्थव्यवस्था को लिखने के लिए हमारे दिमाग ने कमांड किया हमारे हाथों को, तो हमें ये चीज़ याद रहेगी। अब जब हमारा दिमाग कमांड ही नहीं कर रहा तो कैसे याद रहेगी? तो इस प्रश्न का जवाब करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार लाइक वाला बटन दबाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को शेयर कर देना। आप सीधा 50 पे रुकेंगे और यहाँ पे देखो इस प्रश्न का जो आपका जवाब है वो हो जाएगा गुजरात, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। और ये देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप एक बार जरूर देख लेना। देखो यहाँ पे दिया गया है मालाताल झील कहाँ स्थित है। देखो मैंने आपको पहले एक ट्रिक बताई थी कि जब भी कोई ताल की बात करे ना, कि राक्षस ताल, नैनीताल, सात ताल और मालाताल, ये जितने भी ताल हैं ना, ये सब आपके उत्तराखंड में हैं। जितने भी आपके ताल हैं ये कहाँ हैं? तो ये सब भैया उत्तराखंड में है, याद रहेगा ना आपसे। अब आप आगे ताल पूछा जाएगा तो नहीं भूलोगे, मुझे इतना तो भरोसा हो गया। और देखो यहाँ पर राजस्थान में भी याद रखना, राजस्थान में आपकी सांभर है और पिछौला है, एक तो सांभर है और एक पिछौला है, तो ये दोनों आपको याद रहेंगी ना। और देखो पुलिकट कहाँ है? तो पुलिकट आपकी तमिलनाडु में है, पुलिकट जो है वो आपकी तमिलनाडु में है। तो पुलिकट झील भी याद रखना, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? तो पहले नंबर गेहूँ पर पड़ा था और सेकेंड चावल पे पड़ा था। चावल पे गेहूँ की अपेक्षा कम था, तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि जो हरित क्रांति का श्रेय है वो किसे दिया जाता है। तो याद रखना डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। किसे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और देखो मैंने रुक के आपको ये क्यों बताया, मैंने इसलिए बताया कि अभी भारत रत्न दिए गए 5 लोगों को, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि उन 5 में से एक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भी हैं। तो ये भी आपको देखो पता होना जरूरी, और इसीलिए ये प्रश्न आपसे इस बार पूछा जाना भी ज़रूरी है
कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। और ये जो हरित क्रांति है ना, ये 1967 और 68 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 और 68 में। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना कब खोला गया था? तो देखो, सबसे पहला आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना कब खोला गया था? और यहाँ पे देखो सफल जरूर लगा है। अब यहाँ पे यही कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें आप जब बताएंगे कि भैया इस प्रश्न का जवाब जैसे ही मैं आपको बताऊंगा कब खोला गया था, तो आप कहेंगे कि भैया 1854 में खोला गया था। ये अगर मैंने बता दिया, मैंने ये भी आपको बता दिया कि बम्बई में खोला गया था। अब आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि नहीं भैया, एक कोलकाता में खोला गया था 1818 में। 1818 में कोलकाता में खोला गया था, लेकिन ये असफल था, ये सफल नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे सफल और असफल, देखो दो प्रश्न है ना। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि ये खोला गया था 1854 में, लेकिन उत्पादन जो इसमें चालू हुआ था वो 1856 में। जो उत्पादन चालू हुआ था वो 1856 में हुआ था। तो यहाँ से ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। और सभी दोस्त एक बार क्या करेंगे, क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये आप याद रखना, ये मुंबई में है। कहाँ है दोस्त? मुंबई में है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य के परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है? किस राज्य के परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है? तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका जवाब जो है वो आप सुनेंगे कि असम, तो आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन सही जवाब है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि ग्रीष्म तथा शीत दोनों ही ऋतुओं में भारी बारिश किस राज्य की विशेषता है? ग्रीष्म तथा शीत दोनों ऋतुओं में भारी बारिश किस राज्य की विशेषता है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना, तमिलनाडु। क्या? तमिलनाडु। और देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपसे पूछा जाएगा कि औसतन सर्वाधिक वर्षा जो है वो भारत के किस राज्य में होती है या कहाँ पर होती है? तो उसमें जगह का नाम माशिनराम दिया जाएगा। तो याद रखना, हो सकता है माशिनराम दिया जाए, हो सकता है आपको मेघालय दे दिया जाए। तो ये भी आप याद रखना। और यहाँ पे देखो ग्रीष्म तथा शीत दोनों ऋतुओं में पूछा गया है, तो आप तमिलनाडु को लगाएंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। रंगास्वामी कप किस खेल से जुड़ा है? आगा खां कप किस खेल से जुड़ा है? अब आप बताइएगा। तो याद रखना, ये जितने भी किसी व्यक्ति के नाम पर ज़्यादातर, जैसे कि आगा खां और रंगास्वामी, ये हमारे भारतीय जो खेल है, राष्ट्रीय खेल हॉकी से जुड़ा है। और हॉकी का जादूगर किसे बोला जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी को बोला जाता है। तो ये भी याद रखना। और उनके नाम पर अब जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब क्रिकेट से मुझे एक बता दो, चलो क्रिकेट से आप एक मुझे बता दो। तो देखो क्रिकेट से आप क्या बताएंगे? देखो यहाँ पे दिलीप ट्रॉफी जो होगी, दिलीप ट्रॉफी वो पूछी जाती है, और एक संतोष ट्रॉफी पूछी जाती है। तो संतोष ट्रॉफी आपकी फुटबॉल से है और दिलीप ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से है। तो ये भी देखो याद रखना, हो सकता है कि इनमें से कोई पूछ लिया जाए। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है? ये आपके नेशनल जो पार्क हैं, इन सभी को एक बार देख लो, क्योंकि यहाँ से भी आपका सिलेक्टेड है कि प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो किस प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आप सीधा बताएंगे भैया अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका ऑप्शन सी, और ये सबसे पूर्वी राज्य है। ये भी याद रखना, ये पूरा मतलब कि इधर, ठीक है, ये सबसे पूर्वी राज्य है। और असम में देखो, असम से आपसे कौन सा पूछा जाएगा? तो काजीरंगा पूछा जाता है। कौन सा? काजीरंगा पूछा जाता है ना। तो ये भी याद रखना, ठीक है। और देखो गुजरात से आपका गिर नेशनल पार्क, ये आपके एशियाई शहरों के लिए जाना जाता है। तो ये भी देखो याद रखना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो ये बुद्ध का जन्म तो हुआ था 623 BC में हुआ था, लुम्बिनी में। कहाँ पर? लुम्बिनी में। कब हुआ था? 623 BC में। तो ये भी देखो याद रखना, ठीक है। और देखो बौद्ध गया में इन्हें क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भाई। बोध गया में क्या हुआ था? देखो प्रश्न का जवाब तो ये है। और
23 BC, ये भी आप याद रखेंगे। और इनका जो अब यहाँ पे आते हैं, अब जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बौद्ध गया में, और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ये भी देखो याद रखना दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और इनको लिखोगे याद तभी रहेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया। बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया। तो ये देखो आपके करंट से संबंधित प्रश्न है, तो ये आपको पता होना चाहिए, नंद किशोर जी यादव, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये आप याद रखना। और यहाँ पे देखो अवध बिहारी चौधरी जो है ये इनसे पहले थे, मतलब कि यहाँ पे लिख देता हूँ पुराने, जो पुराने थे वो अवध बिहारी चौधरी जी थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो याद रखना स्वामी विवेकानंद जी। कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चैत्यभूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है। देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपकी इम्पोर्टेंट है। चैत्यभूमि जो है ये किसकी समाधि स्थल का नाम है, तो आप क्या बताएंगे, BR अम्बेडकर जी। BR अम्बेडकर जी। ये चैत्यभूमि जो है ये कहाँ पर है बताओ, पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये आपकी मुंबई में पड़ती है। याद रहेगा ना आपको याद रहेगा ना। अब देखो यहाँ पे जो ज्ञानी जैल सिंह दे रखा है, ज्ञानी जैल सिंह जी, इनकी समाधि स्थल का नाम पूछेगा। तो याद रखना एकता समाधि स्थल, ठीक है, कौन सी, एकता। तो ये आप याद रखें। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का नाम बताओ अगर पता है, नहीं पता है तो नोट करो फिर। क्या, विजय घाट। क्या, विजय घाट। तो ये भी देखो याद रखना। आपसे पूछा जाएगा राजीव गांधी जी की समाधि स्थल का नाम, तो आप क्या बताओगे, तो याद रखना वीरभूमि। कौन सी, वीरभूमि। तो ये राजीव गांधी जी से याद रखेंगे, ठीक है, राजीव गांधी जी से। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है। भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे बताओ। भारत का जो विस्मार्क कहा जाता है वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और देखो इन्हें साथ में मैं बता दूं, इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्या, लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना, ठीक है, लौह पुरुष। और इनकी जो क्या वो बना स्टैचू ऑफ यूनिटी है या लिबर्टी है बताओ। यूनिटी है ना। और उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो वो याद रखना कितनी है, 182 मीटर। कहाँ पर है, गुजरात में है। तो ये देखो याद रखना। हो सकता है कि आपसे यार पूछ लिया जाए पेपर के अंदर। और देखो यहाँ पे याद रखना, ये PT ऊषा जो है ना, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें उड़न परी बोला जाता है। क्या, उड़न परी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बोला जाता है, इनको देश रत्न बोला जाता है। क्या, देश रत्न बोला जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे दिया है, हमारा लास्ट प्रश्न है कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नरसंहारता का शिकार हुए। तो ये देखो इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, तो हम सभी को समझेंगे, मात्र 1 मिनट लगेगा हमें। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये याद रखना कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, साइमन कमीशन के लिए। और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि ये कब कर रहे थे, ये भी हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो 30 अक्टूबर 1928 को। कब, 30 अक्टूबर, यहाँ पे लिख देता हूँ अक्टूबर 1928 को। और ये कहाँ पर, तो ये भी आप याद रखना, पूछा जाएगा कहाँ पर, तो आप बताएंगे लाहौर में। कहाँ पर, लाहौर में। और देखो वो पुलिस अधीक्षक कौन था जिसने लाठीचार्ज का आदेश किया था, तो वो भी याद रखना वो कौन था। तो 1 मिनट, देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे वो भी पूछा जाएगा कि वो पुलिस ऑफिसर कौन था, तो उसका नाम था सैंडर्स। क्या था, सैंडर्स। अब यहाँ से आपको एक याद आया होगा कि इस सैंडर्स को किसी ने मारा था। किसने मारा था, तो वो याद रखना हमारे रॉयल हीरो भगत सिंह जी। किसने मारा था, हमारे अपने भगत सिंह जी ने। तो देखो भगत सिंह जी के लिए पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर टाइप करना, और एक बार अपने इस छोटे से भाई के लिए एक छोटा सा लाइक। और आप लोगों का बहुत सपोर्ट है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सभी का आभारी हूँ।
आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार सम्मान और बहुत दुलार दिया, बहुत अपनापन मुझे एहसास कराया। इसके लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा दिल से आप सभी का आभारी हूँ। और अगर मुझसे क्लास के अंदर कोई गलती हो जाती है तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगता हूँ आपसे। उसका रीज़न है क्योंकि कहते हैं ना कि छोटा बन जाना बड़े बनने की शुरुआत होती है। छोटा बन जाना बड़े बनने की शुरुआत होती है। तो जितना आप खुद को, जो अक्सर आपने देखा होगा जंगल में जो पेड़ झुके हुए होते हैं ना, जो पेड़ झुके हुए छोटे होते हैं उन्हें अक्सर छोड़ दिया जाता है, उन्हें नहीं काटा जाता। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट प्रश्न में, अब नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे छोटे मुन्ने, मेरे भाई बहन सभी को मेरा जय हिंद।